मोस्ट वांटेड आतंकवादी गिरफ्तार। यासीन भटकल। एक जून 2013 रात के लगभग 1 बज रहे थे। दुनिया के ज्यादातर शहर सो चुके थे, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों के कुछ सिस्टम अभी भी जाग रहे थे। एक एन्क्रिप्टेड लाइन पर अचानक एक एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए एक फोन ऑन हुआ था। ना कोई कॉल, ना कोई लंबी बातचीत, बस एक छोटा सा मैसेज। लेकिन वो मैसेज इतना खतरनाक था कि उसे पढ़ते ही मॉनिटरिंग टीम के हाथ ठंडे पड़ गए। मैसेज था, क्या तुम्हें पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब मिल सकता है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आता है, अभी तक नहीं, लेकिन अगर सही जगह खोजी जाए तो यहां सब कुछ मिल सकता है। फिर तुरंत अगला मैसेज, तो ढूंढो, अगला हमला सूरत में होगा और इस बार न्यूक्लियर। कमरे में बैठे अधिकारियों के बीच एकदम सन्नाटा छा गया। यह कोई आम आतंकी बातचीत नहीं थी, यह एक मास डिस्ट्रक्शन लेवल का इरादा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिसने यह मैसेज भेजा था वो इंसान पहले ही भारत की एजेंसियों को कई सालों से चकमा दे चुका था और अब वो पूरी तरह गायब था। उसका नाम था यासीन भटकल। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि यह कहानी यहीं से शुरू होती है तो तुम गलत हो, क्योंकि यासीन भटकल की कहानी एक आतंकी बनने से बहुत पहले शुरू होती है। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा भटकल, समुद्र के किनारे बसा हुआ, शांत, साधारण और बिल्कुल सामान्य। यहीं एक लड़का बड़ा हो रहा था। ना वो गरीब था, ना उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसका परिवार दुबई में बिजनेस करता था। मतलब उसके पास वो सब था जो एक कंफर्टेबल जिंदगी के लिए चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक बदलाव कमी से नहीं, सोच से आते हैं। 1990 का दशक, देश में एक नई लहर उठ रही थी, कट्टरपंथ की। कुछ संगठन धीरे धीरे युवाओं के दिमाग को बदल रहे थे। उन्हें यह यकीन दिलाया जा रहा था कि वो एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं, एक मिशन का हिस्सा। और यही सोच धीरे धीरे उस लड़के के अंदर भी जगह बनाने लगी। उस लड़के का नाम था मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बाबा, जो आगे चलकर बना यासीन भटकल। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ। पहले विचार बदले, फिर नजरिया बदला और फिर पूरी पहचान बदल गई। 2001 भारत सरकार ने एक संगठन पर बैन लगाया, सिमी। लेकिन एक चीज होती है जो किसी भी बैन से नहीं रुकती, विचारधारा। सिमी के कुछ लोग बिखर गए, कुछ गायब हो गए और कुछ ने एक नया रास्ता चुना। यहीं से जन्म हुआ इंडियन मुजाहिदीन का। शुरुआत में यह एक छोटा नेटवर्क था, लेकिन इसका प्लान छोटा नहीं था। कर्नाटक के कोस्टल इलाके में एक समर कैंप लगाया गया। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता था। लड़के स्विमिंग कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन उस कैंप के अंदर जो चल रहा था वो पूरी तरह अलग था। वहां सिखाया जा रहा था बम कैसे बनाते हैं, कैसे बिना पकड़े जाए ऑपरेट करना है, कैसे आम इंसान की तरह दिखकर असामान्य काम करना है। स्थानीय लोगों को कभी कभी आवाजें सुनाई देती थी, छोटे धमाके, तेज आवाजें, लेकिन उन्हें लगता था ये बस पटाखे हैं। उन्हें क्या पता था कि वो असल में एक आने वाली तबाही की रिहर्सल सुन रहे हैं। समय बीतता गया और ये छोटा सा नेटवर्क धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में बदल गया। फिर आया कराची प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजी थी। पाकिस्तान की एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें नई फंडिंग बाहर से आएगी, ट्रेनिंग बाहर होगी, लेकिन हमले भारतीय चेहरों के जरिए होंगे। इससे फायदा क्या था? अगर कोई पकड़ा गया तो दुनिया को यही लगेगा कि ये इंटरनल इश्यू है। और इसी सिस्टम का एक सबसे खतरनाक हिस्सा बन चुका था यासीन भटकल। वो सिर्फ प्लान नहीं बनाता था, वो खुद एग्जीक्यूशन करता था। वो बॉम्ब डिजाइन करता था, रिक्रूटमेंट करता था, नेटवर्क मैनेज करता था और सबसे बड़ी बात, वो इनविजिबल था। ना कोई फोन ट्रेस, ना कोई ईमेल, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट। वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फोन ऑन करता, मैसेज भेजता
और फिर उस फोन को खत्म कर देता। वो हर बार अपना चेहरा बदलता, हर बार अपनी पहचान बदलता, और इसी वजह से वो एजेंसियों के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। 2011 यासीन पूरी तरह गायब हो जाता है। कोई ट्रेस नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी प्लानिंग रुकती नहीं। 2005 से 2012 के बीच भारत में 17 बड़े धमाके होते हैं। 12 राज्यों में 220 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और हर ब्लास्ट के पीछे एक पैटर्न मिलता है, एक ही दिमाग, यासीन भटकल। लेकिन सवाल अभी भी वही था, वो है कहां? भारत की हर एजेंसी, हर यूनिट, हर ऑफिसर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार वो उनसे एक कदम आगे निकल जाता। कभी वो इंजीनियर बन जाता, कभी डॉक्टर, कभी बिजनेसमैन, और हर बार वो गायब हो जाता। लेकिन हर इंसान एक गलती करता है, और यासीन ने भी की। अगस्त 2013 नेपाल से एक छोटा सा इनपुट आता है। सर, एक आदमी दिखा है, चेहरा अलग है, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल उसी जैसी हैं। लोकेशन पोखरा, नाम डॉक्टर यूसुफ, एक यूनानी डॉक्टर। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एसओजी टीम को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि ये वही आइडेंटिटी थी जिसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका था। अब सवाल था, क्या ये सच में यासीन है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? और यहीं से शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे रिस्की अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन। पटना में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के हेडक्वार्टर में एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग चल रही थी। कमरे में कुछ ही लोग थे, लेकिन हर व्यक्ति जानता था कि जो फैसला यहां होगा वो या तो भारत की सुरक्षा को एक बड़ा फायदा देगा या एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। टेबल के बीच में कुछ फाइलें रखी थीं, कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ अधूरी प्रोफाइल्स, और एक नाम, यासीन भटकल। दीवार पर लगी स्क्रीन पर एक लोकेशन बार बार फ्लैश हो रही थी, पोखरा, नेपाल। इनपुट साफ था, लेकिन पूरी तरह पुख्ता नहीं। एक इन्फॉर्मर ने दावा किया था कि उसने एक आदमी देखा है जिसका चेहरा बदला हुआ है, लेकिन उसकी आंखें वही हैं। समस्या यह थी, यासीन अपनी पहचान बदलने में इतना माहिर था कि सिर्फ आंखों के आधार पर किसी ऑपरेशन को शुरू करना खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम था। दिल्ली से जवाब आ चुका था, कोई एक्शन नहीं। कारण साफ था, अगर यह ऑपरेशन फेल होता, अगर वो आदमी यासीन नहीं निकलता, तो भारत और नेपाल के बीच डिप्लोमेटिक तनाव पैदा हो सकता था। लेकिन कमरे में बैठे लोग ये भी जानते थे, अगर ये इनपुट सच हुआ और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो अगला धमाका शायद किसी बड़े शहर में होगा। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर टीम लीडर ने धीरे से कहा, अगर हम नहीं गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। यह एक फैसला था, ऑफिशियल नहीं लेकिन जरूरी। ऑपरेशन को अनऑफिशियल तरीके से अंजाम देने का निर्णय लिया गया। कोई सरकारी पहचान नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई बैकअप नहीं। अगर पकड़े गए तो कोई भी यह नहीं मानेगा कि वो भारत की एजेंसियों से हैं। 5 लोगों की एक छोटी टीम चुनी गई, हर एक अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट। लेकिन इस बार उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्किल नहीं, उनकी एक्टिंग थी। सबसे पहली समस्या थी पैसा, क्योंकि यह ऑपरेशन ऑफिशियल नहीं था, इसलिए कोई फंड जारी नहीं हुआ। समय बहुत कम था और हर दिन की देरी का मतलब था यासीन का फिर से गायब हो जाना। टीम लीडर ने फैसला लिया, वो खुद पैसे लगाएंगे। उन्होंने अपने एक दोस्त से उधार लिया। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन मिशन शुरू करने के लिए काफी थी। उसी पैसे से इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड खरीदे गए, कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट किए गए और नेपाल तक पहुंचने का प्लान तैयार हुआ। 20 अगस्त 2013 टीम पटना से निकलती है। पहला स्टॉप मोतिहारी। वहां एक और अधिकारी टीम से जुड़ता है जिसका नेपाल के लोकल नेटवर्क में अच्छा प्रभाव था। यह कड़ी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस मिशन में सबसे बड़ा हथियार था लोकल जानकारी। भारत नेपाल बॉर्डर पार करना आसान था, लेकिन बिना शक के पार करना मुश्किल। टीम ने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने बालों का स्टाइल बदल लिया, किसी ने चश्मा लगा लिया। उनका पहनावा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एजेंट नहीं लग रहे थे, वो दिख रहे थे पर्यटक। वीरगंज बॉर्डर पार करते समय हर कदम पर एक डर था, अगर किसी ने पहचान लिया, अगर किसी ने शक कर लिया, तो मिशन वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन सब कुछ सामान्य रहा, कोई सवाल नहीं हुआ।
कोई रुकावट नहीं आई। टीम नेपाल के अंदर थी। अगले कुछ घंटे लगातार सफर में बीते। करीब 280 किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ी मोड़, संकरी सड़कें और हर मोड़ पर एक अनजान खतरा। लेकिन आखिरकार टीम पोखरा पहुंचती है। पोखरा एक खूबसूरत शहर, झीलों से घिरा हुआ, पहाड़ों के बीच बसा हुआ। लेकिन इस बार यह शहर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, यह एक छुपे हुए दुश्मन का ठिकाना था। टीम ने एक होटल में चेक इन किया। नाम माउंट व्यू होटल। सब कुछ सामान्य तरीके से किया गया। रजिस्टर में एंट्री, फर्जी डिटेल्स और एक कैजुअल व्यवहार। अब असली काम शुरू होना था। अगले दिन टीम को पहली मजबूत लोकल लीड मिलती है। नाम अब्दुल्ला, असल नाम बाल बहादुर थापा। उसका अतीत भी उतना ही दिलचस्प था। वो कभी इंडियन आर्मी में था, लेकिन कुछ साल पहले उसने अचानक नौकरी छोड़ दी, धर्म बदला और नेपाल में बस गया। अब उसका काम था ऐसे लोगों को छुपाना जो खुद को दुनिया से छुपाना चाहते थे। इन्फॉर्मर ने बताया, यही आदमी यासीन के संपर्क में है। अगर कोई उस तक पहुंच सकता है तो वो यही है। टीम ने जल्दबाजी नहीं की। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। पहले अब्दुल्ला की दिनचर्या को समझा गया। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, किस वक्त बाहर निकलता है, सब कुछ नोट किया गया। फिर एक प्लान बनाया गया। इन्फॉर्मर को अब्दुल्ला के पास भेजा गया, एक सामान्य रिक्वेस्ट के साथ। नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए। यह एक टेस्ट था। अगर अब्दुल्ला उसे किसी खास जगह ले जाता है तो वही लोकेशन महत्वपूर्ण होगी। दोपहर का समय, अब्दुल्ला और इन्फॉर्मर एक गाड़ी में निकलते हैं। टीम दूरी बनाकर पीछे पीछे चल रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्द निर्णय नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। करीब 2 किलोमीटर बाद गाड़ी रुकती है। लोकेशन थोड़ी अजीब थी। हाईवे के किनारे एक छोटा सा घर, आसपास ज्यादा भीड़ नहीं, और सबसे खास बात, उस घर से दूर तक सड़क साफ दिखाई देती थी। मतलब कोई भी वाहन दूर से नजर आ सकता था। यह एक परफेक्ट हाइड आउट था। अब्दुल्ला और इन्फॉर्मर घर के अंदर जाते हैं। टीम दूर से निगरानी कर रही थी, हर मूवमेंट पर नजर थी। तभी एक बाइक तेजी से आती है। एक आदमी उतरता है, जल्दी से पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। टीम ने उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देखा, लेकिन कभी कभी कुछ सेकंड ही काफी होते हैं। उसकी चाल, उसका चलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मैच कर रहा था। टीम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्हें सिर्फ शक नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सबूत। कुछ देर बाद इन्फॉर्मर बाहर आता है। वो धीरे से कहता है, सर यही है। लेकिन टीम जानती थी ये काफी नहीं है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए जो कोई शक ना छोड़े। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा। अगले दिन की सुबह पोखरा वही था, शांत, सुंदर, सामान्य। लेकिन एसओजी टीम के लिए हर चीज बदल चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ शक नहीं था, एक मजबूत दिशा थी। लेकिन दिशा और सबूत दो अलग चीजें होती हैं, और बिना पक्के सबूत के यह ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ सकता था। टीम ने फैसला किया, अब सीधा संपर्क करना होगा, लेकिन सीधे जाना खुद को एक्सपोज करने जैसा था। इसलिए एक नया प्लान तैयार किया गया। इन्फॉर्मर को फिर से उस घर में भेजा जाएगा, इस बार एक अलग बहाने के साथ। कहानी तैयार की गई। इन्फॉर्मर को एक गुप्त बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज वह खुले में नहीं करवा सकता। और उसने सुना है कि एक यूनानी डॉक्टर चुपचाप ऐसे मरीजों का इलाज करता है। यह एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें सामने वाले को खुद चलकर आना था। दोपहर का समय, इन्फॉर्मर फिर उसी रास्ते पर निकलता है। टीम पहले से ज्यादा सतर्क थी। हर मोड़ पर नजर, हर आवाज पर ध्यान। वो उसी घर के अंदर जाता है, दरवाजा बंद होता है। अब जो होने वाला था वो पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा था। अंदर इन्फॉर्मर की मुलाकात उस आदमी से होती है। पहली नजर में वो बिल्कुल अलग दिखता है। गोरा रंग, साफ चेहरा, छोटे बाल। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि यह वही आदमी है जिसे भारत सालों से ढूंढ रहा है। लेकिन टीम ने इन्फॉर्मर को पहले ही कुछ चीजें नोट करने को कहा था। 3 खास निशान। पहला, माथे पर बालों का एक खास पैटर्न जिसे वह बार बार पीछे करता है। दूसरा, माथे पर एक हल्का सा पुराना निशान। तीसरा, आगे के 2 दांत जो थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इन्फॉर्मर बातचीत करते हुए
धीरे धीरे इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है और एक एक करके तीनों निशान मैच हो जाते हैं। लेकिन अभी भी यह सब सिर्फ विजुअल कॉन्फर्मेशन था। सबसे बड़ा सबूत अभी बाकी था। आवाज। बात करते हुए इन्फॉर्मर धीरे से अपनी जेब में रखा फोन एक्टिवेट करता है। कोई कॉल नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस वॉइस रिकॉर्डर। उस आदमी की हर बात, हर शब्द, हर लहजा रिकॉर्ड हो रहा था। अंदर बातचीत लंबी चलती है, बीमारी की बात, इलाज की बात, दवाइयों की बात, लेकिन असल में हर सेकंड एक आइडेंटिटी कैप्चर हो रही थी। कुछ देर बाद इन्फॉर्मर बाहर आता है। उसके चेहरे पर टेंशन था, लेकिन आंखों में कॉन्फिडेंस। वो धीरे से कहता है, सर, ये वही है। टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। रिकॉर्ड किया गया ऑडियो एन्क्रिप्टेड लाइन के जरिए दिल्ली भेजा जाता है। अब बारी थी तकनीकी विश्लेषण की। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेक्निकल टीम उस ऑडियो को एनालाइज करती है। यह कोई सामान्य सुनना नहीं था। वे देख रहे थे वो वावल्स कैसे बोलता है, उसका एक्सेंट कैसा है, कौन से शब्दों पर जोर देता है। हर छोटी डिटेल कंपेयर की जा रही थी पुराने रिकॉर्ड्स के साथ। कुछ देर बाद रिपोर्ट तैयार होती है और जब वो रिपोर्ट आती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। रिजल्ट साफ था। एक्सेंट मैच करता है, पैटर्न मैच करता है, वॉइस स्ट्रक्चर मैच करता है। निष्कर्ष, यह आदमी यासीन भटकल ही है। अब कोई शक नहीं था। पटना में बैठे एसओजी लीडर ने तुरंत दिल्ली कॉल किया। इस बार उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। सर, टारगेट कंफर्म्ड है। हम 200% श्योर हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जवाब आया, प्रोसीड। अब ऑपरेशन ऑफिशियली एक्टिव था। नेपाल सरकार को इन्फॉर्म किया गया, इंडियन एम्बेसी को लूप में लिया गया। एक छोटा सा जॉइंट ऑपरेशन तैयार हुआ। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था, अरेस्ट। क्योंकि यासीन कोई सामान्य अपराधी नहीं था। वो ट्रेंड था, अलर्ट था और सबसे जरूरी, वो सस्पिशियस था। अगर उसे जरा भी शक होता तो वो सेकंडों में गायब हो सकता था। 28 अगस्त 2013 शाम होते होते मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये मौसम एक खतरा भी था और एक मौका भी। रात 8:30 बजे नेपाल पुलिस की टीम तैयार थी। एसओजी टीम दूरी पर थी। प्लान साफ था, घर के अंदर नेपाल पुलिस जाएगी, एसओजी बाहर से निगरानी रखेगी, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो पूरी जिम्मेदारी नेपाल पुलिस की होगी। टीम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ती है। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा नॉक होता है। कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा खुलता है। नेपाल पुलिस अंदर जाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कोई बाहर नहीं आता। बाहर खड़ी एसओजी टीम की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या वो भाग गया? क्या पीछे का रास्ता खुला था? क्या उसने पुलिस को कन्विंस कर लिया? हर संभावना और हर डर एक साथ दिमाग में चल रहा था। तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी का एक अधिकारी। उसकी आवाज तेज थी, ऑपरेशन रोक दो। अंदर वाला आदमी इनोसेंट है, वो एक इंजीनियर है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। यासीन फिर खेल खेल चुका था। उसने नेपाल पुलिस को यकीन दिला दिया था कि वो कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक साधारण इंजीनियर है। अगर इस वक्त टीम पीछे हटती तो वो फिर गायब हो जाता। लेकिन इस बार एसओजी नहीं रुकी। टीम लीडर ने जवाब दिया, एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर एक अंधेरे कमरे में छुपकर यूनानी दवाइयां क्यों बेचेगा? लाइन पर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद आदेश बदल गया, ब्रिंग देम आउट। और यही गेम चेंजर था। रात 10:10 दरवाजा खुलता है। 2 आदमी बाहर लाए जाते हैं। बारिश अब भी हो रही थी, लाइट कम थी, लेकिन इस बार कोई शक नहीं था। कुछ सवाल, कुछ सख्ती, और फिर वो टूट गया। धीरे से बोला, हाँ, मैं ही यासीन भटकल हूं। उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो भी कोई आम इंसान नहीं था। असदुल्ला अख्तर, एक ट्रेंड ऑपरेटिव, एक डेंजरस एसेट। एक ही ऑपरेशन में 2 बड़े टारगेट्स। ये सिर्फ सक्सेस नहीं था, यह एक ब्रेक थ्रू था। लेकिन अभी भी मिशन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली चुनौती अब थी उसे सुरक्षित भारत लाना। रात खत्म हो चुकी थी।
लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी था, यासीन भटकल को सुरक्षित भारत लाना। पोखरा की उस बारिश भरी रात के बाद अब हर कदम पहले से ज्यादा संवेदनशील था, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक संदिग्ध नहीं था, उनके पास था भारत का सबसे वांछित आतंकवादी। नेपाल पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। यह जरूरी था, क्योंकि अगर किसी चेक पोस्ट पर सवाल होता तो जवाब नेपाल पुलिस को देना था, न कि एसओजी टीम को। एसओजी टीम दूरी बनाए रखती है। अब उनका रोल बदल चुका था। अब वे पीछा नहीं कर रहे थे, वे सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। सुबह होने से पहले ही मूवमेंट शुरू कर दिया गया। कोई देरी नहीं, कोई जोखिम नहीं। गाड़ी धीरे धीरे पोखरा से निकलती है। पहाड़ी रास्ते, संकरी सड़कें और हर मोड़ पर एक अनजान खतरा। हर चेक पोस्ट पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी। अगर कहीं भी पहचान हो जाती, अगर कहीं भी खबर लीक हो जाती, तो भीड़ जमा हो सकती थी या फिर किसी भी तरह का हमला हो सकता था। लेकिन सब कुछ नियंत्रित था। नेपाल पुलिस आगे थी, एसओजी टीम पीछे। कई घंटों का सफर बिना किसी रुकावट के धीरे धीरे पूरा हुआ। 29 अगस्त 2013 सुबह करीब 6 बजे बिहार बॉर्डर, यही वो जगह थी जहां यह ऑपरेशन आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बनने वाला था। एक साइलेंट हैंडओवर हुआ। कोई शोर नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक देश से दूसरे देश को एक सबसे बड़े खतरे का ट्रांसफर। उस पल एसओजी टीम के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक राहत थी। सालों से जिस आदमी को ढूंढा जा रहा था, जो हर बार बच निकलता था, जो हर बार सिस्टम को चकमा देता था, वो अब उनके सामने था, हथकड़ी में। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और इस कहानी का असली सच यहीं से शुरू होता है। दिल्ली में खबर पहुंच चुकी ताजा थी। खबर, भारत कुछ का ही मोस्ट घंटों में वांटेड आतंकवादी मीडिया में गिरफ्तार। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार। लेकिन एक चीज जो नहीं बताई गई वो थी कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने यह ऑपरेशन किया, कैसे उन्होंने बिना परमिशन, बिना फंड, बिना बैकअप एक इंटरनेशनल ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह कहानी कहीं गायब हो गई। टीवी स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिखाई दे रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक बयान, श्रेय लेने की होड़। लेकिन वो 5 लोग जो इस मिशन की रीढ़ थे, वो कहीं नहीं थे। ना उनका नाम, ना उनकी तस्वीर, ना उनकी कहानी। उनके हिस्से आया सिर्फ एक कमेंडेशन लेटर और एक सीमित इनाम, बस।